दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर दूसरा देखने वाले हैं। साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में साइंस का सेट नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया था। आप लोग उसको भी जाकर, जो भी बच्चे नहीं देखे हैं उसको भी जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है। तो इसमें भी 80 प्रश्न रहेगा। सेट नंबर 1 में भी 80 प्रश्न था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ख़ास बात बता देते हैं, जो भी बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। और व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहीं पर हमारा हर नोटिफिकेशन को डाला जाता है। तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। वहीं से हमारा सब जो भी हम यहाँ पे वीडियो बना के नहीं दे पाते हैं नोटिफिकेशन, वो टेलीग्राम में दे देते हैं और व्हाट्सएप में। तो इसलिए आप लोग सभी जुड़ जाइएगा लिंक को दबा करके। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, क्या होती है? प्लस यानी कि धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप निम्न में कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अगर पीडीएफ लेना चाहेंगे तो टेलीग्राम को आप लोग जुड़ना होगा। पीडीएफ फ्री मिलेगा वहाँ पे, तो आप लोग जुड़ जाइएगा टेलीग्राम में। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है, क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है, जो कि साइड मिरर के रूप में, यानी बाइक में भी देखेंगे तो दोनों तरफ में जो लगा रहता है वो उत्तल दर्पण ही रहता है। उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और दूर की वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए हर गाड़ी या मोटरसाइकिल में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर प्रति सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष होता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं पर पूछ दे कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने से आँख में उत्पन्न होता है, तो वो निकट दृष्टि दोष होता है। यहाँ पे बढ़ जाने से बोलेगा तो दीर्घ दृष्टि दोष, और निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाना, उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं, क्या रहते हैं? उत्तल लेंस होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की इकाई है, क्या है? कूलाम है। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह है, इसका नामकरण किसने किया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ को 1 कूलाम धन आवेश में आवेशित किया गया है। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या क्या होगी? तो 6.25 गुना 10⁻18। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं
तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो 50 वाट होती है। ऑप्शन नंबर इसका एक सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? तो क्षारकीय ऑक्साइड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया PbO प्लस C अभिक्रिया करके बनाया Pb प्लस CO। तो ये कैसी अभिक्रिया है? ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। C एक अवकारक है। यहाँ पे जो C दिखाई दे रहा होगा ये एक अवकारक है। इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में कौन NaOH के विलयन से हाइड्रोजन गैस देता है? तो एल्यूमिनियम जो है वो हाइड्रोजन गैस देता है। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, पूरा ग्रुप में फैला दीजिएगा इस वीडियो को। यहाँ से सारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोचना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि विलयन का pH 13 है, इसका अर्थ है कि यह क्या है? प्रबल भास्मिक अम्ल है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है? तो P4 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, P4 है। चलिए अगला क्वेश्चन, पीतल में रहता है, क्या रहता है? कॉपर तथा जिंक रहता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धातुओं की प्रकृति होती है, कैसी होती है? विद्युत धनात्मक होती है। कल भी ये आंसर हमने आपको बताया था, विद्युत धनात्मक होती है। चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो चुंबकीय विधि से दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है, क्या है? कार्बन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्बन है। इसमें बताइए अक्रिय तत्व कौन है? तो हीलियम एक अक्रिय तत्व है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, एल्कीन श्रेणी के यौगिकों का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन है, अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है, किसका होता है? अल्कोहल का होता है, यानी कि जिसको हम शराब बोलते हैं। शराब को ही साइंस में अल्कोहल बोला जाता है। आपको इसको भी ध्यान में रखिएगा। आवर्त सारणी के VIIA के तत्व हैं, क्या कहलाते हैं? इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, हैलोजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। ये बात बिल्कुल सही है कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, तो कार्बोज उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अंडाणु निषेचित होता है, तो फैलोपियन नलिका से अंडाणु निषेचित होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्वसन की क्रिया होती है, कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, तो 120/80 होता है। ये स्वस्थ मनुष्य के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण संभव हो पाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो इथाइलिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है? तो 4 होती है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो समजात अंग के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहते हैं समजात अंग, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है बगीचा खेत, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो सूर्य, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो इनमें से सभी यानी कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण और खनन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आममीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? तो धारा को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह उपकरण जो ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युत मोटर। आप लोग अगर चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने के बाद ही आएगा। वीडियो भी डालेंगे उसका भी, और जो भी पोस्ट करेंगे उसका भी नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैनल पे नए जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? अवतल लेंस द्वारा हटाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्प में पाए जाते हैं। और जो भी बच्चे सेट नंबर 1 को नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सेट नंबर 1 को देख लीजिएगा जाके, वो भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। 80 प्रश्न हमने उसमें भी बता रखा है और उसका PDF भी डाल दिए हैं टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम को जुड़ जाइएगा आप लोग ज़रूर। देखिए अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? ऑप्शन नंबर इसका सी मटर पौधे का उपयोग किया था, जो कि हमने कल भी बताया था। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो बहुदिशीय दिशा में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत पाया जाता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो समतल दर्पण, जो कि घर आंगन में भी यूज होता है, वो समतल दर्पण ही रहता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से प्रकाश की चाल होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ बड़ा पूछ रहा है, तो अवतल दर्पण यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो बड़ा प्रतिबिंब जहाँ भी आ जाए, अवतल दर्पण यानी कि ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो समतल और उत्तल में हमेशा ही आभासी और काल्पनिक ही प्रतिबिंब बनते हैं, जो कि वास्तविक नहीं रहते, काल्पनिक यानी कि उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, मोटर चालक के सामने दर्पण साइड मिरर लगा रहता है। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया उत्तल दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो R बराबर F/2, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी तथा बराबर होती है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, अवतल होता है, और इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, तो वह संभवतः दर्पण है, या तो समतल और उत्तल, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? धनात्मक हो तो काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो +16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि F बराबर R/2 करेंगे। तो R हमारे पास त्रिज्या दिया हुआ है 32, F बराबर 32/16 है, यहाँ पे 2 है तो 2 को करेंगे, 2 से 32 को काटेंगे तो F बराबर क्या होगा? +16 आएगा, 2 से 16 बार में 32, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संयुग्मी फोकस केवल संभव है अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है ध्रुव कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या R है तो R अनंत है, त्रिज्या R अनंत है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, दाढ़ी को ही हजामत साइंस में बोला जाता है। तो किस दर्पण का किया जाता है? अवतल दर्पण का किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का किया जाता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है M बराबर 1, ऑप्शन नंबर सी
सही जवाब हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तुबिंब की ऊंचाई को अनुपात को कहते हैं आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है उत्तल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेट नंबर 2 का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C4H10 है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।